जो लोग मानते नहीं है कि भारत डेमोक्रेसी कि वो कहते हैं इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा 1215 से आया था, वो इंग्लैंड को मानते मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की मदर इन लॉ हमारी इसी सदन की सदस्य हैं, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी ना मानो तो मदर इन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी ही मान लेना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, ये देश कैसे एक था जो वी द पीपुल कहा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन करना था तो उससे पहले वो दक्षिण के जिन मंदिरों में गए थे उसमें से एक तमिलनाडु का श्रीरंगम मंदिर है। उस श्रीरंगम मंदिर का महत्व क्या है? ये माना जाता है कि अयोध्या के जो कुल देवता हैं भगवान विष्णु वो श्रीरंगम के रूप में वहां विद्यमान हैं, क्योंकि जब उन्हें युद्ध करना था, विभीषण का राज्याभिषेक करना था, तो अपने कुल देवता को वहां स्थापित किया। समझिए, अयोध्या के वो नरेश हैं पर कुल देवता तमिलनाडु में है। देश इस प्रकार से जुड़ता है। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा द्वारका में और हृदय उनका जगन्नाथपुरी में है। देश इस तरीके से जुड़ता है। इसके बावजूद लोगों को समझ में नहीं आता कि देश कभी जुड़ता था। तो मैं कहना चाहता हूं, आज भी कभी जब आप पूजा करते हैं तो हाथ में जब जल लेते हैं तो पंडित क्या बोलते हैं? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। देश की सारी नदियों का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार से देश एक संकल्प के थ्रू आकर एक प्रकार से जुड़ता है और इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी दी गई। इंडिया दैट इज भारत कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडिया एक ज्योग्राफिकल कॉनोटेशन है जो इंडस रिवर के इस तरफ है, तो फिर देश कैसे नहीं था? और भारत के बारे में कहा गया है उत्तरम यत् समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्री वर्षम यत् भारत नाम भारतीय यस्य संतति। पूरे भारत की डेफिनेशन दी गई है जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है। मगर हम क्या बताएं कि अभी भी लोगों के दिमाग में वो भी रहता। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी परंपरा में है और परंपरा जिस सीमा से है, मैं चुनौती देता हूं, दुनिया में कोई कंट्री कोई सिविलाइजेशन नहीं हो सकता। हमारे यदि एक तरफ ये माना गया है कि वेद ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्यम जनार्दनम, तो यहीं पर एक ऐसा भी संप्रदाय हुआ जिसने कहा त्रया वेदस्य कर्तारा धूर्तो भांड निशाचर। वेद के पढ़ने वाले तीन धूर्त भांड और निशाचर, उस चरवाक को भी स्थान दिया गया। इससे ज्यादा उदार फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी को चाहिए? जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच से पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से आई थी। अब मैं बताना चाहता हूं, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, अगर उस समय दो घटनाएं नहीं होती, सरदार पटेल जी की मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1950 और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कैबिनेट छोड़ दिया था 6 अप्रैल 1950। अगर इन दोनों में से कोई होता सरकार में तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये नहीं हो पाया होता। परंतु उस फ्रीडम ऑफ स्पीच की कैजुअलिटी क्या हुई, मैं बताना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब 6 अक्टूबर 1951 को अपना इस्तीफा दिया है, जयराम रमेश जी ने वो बात ठीक कही थी कि उसका उपलब्ध है सरकार के आंकड़े में भी, मगर मैं कोट, हाँ वो जी बिल्कुल है, ये है सर, ये है। मगर अब मैं कोट करना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने के बारे में पद्म भूषण धनंजय कीर ने, जो कि इंदिरा जी की सरकार के द्वारा पद्म भूषण प्राप्त है, सबसे ऑथेंटिक बाबा साहब की जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, उन्होंने लिखा 10 अक्टूबर 1951 को लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। उनसे कहा गया मुझे अपना बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। तो उपसभापति ने कहा कि श्रीमान अंबेडकर, अगर आप अपने भाषण की कॉपी हमें पहले दे दी होती तो हम अनुमति दे सकते थे, आप चाहे तो 6 बजे के अपना बयान दे सकते हैं। सभापति की बात सुनकर अंबेडकर जी को अचरज हुआ और धक्का लगा। उन्होंने कहा क्या अंबेडकर, तो एक संसद सदस्य श्री कुंजरू और श्री कामत ने उपसभापति से पूछा क्या अंबेडकर के भाषण की जांच की जाएगी? इस पर उपसभापति ने कहा मुझे देखना जरूरी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर के बयान में कुछ अप्रासंगिक या बदनामी करने वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने गरज कर कहा कि मैं इस तरह की तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और यह कहकर वो सदन के बाहर चले गए और प्रेस में उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया। अब मैं दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो ये लोग बहुत बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के विषय में इनके क्या विचार थे। मैंने अंबेडकर जी का विचार कोट किया, अब मैं कोट कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू जी का विचार, किसी अन्य का नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 जनवरी 1952 को चुनावों के उपरांत एडविना माउंटबेटन को पत्र लिखा। उसमें एक लाइन है, मैं कोट कर रहा हूं और सोर्स भी कोट करूंगा। On the other hand, in Bombay city and to the large extent in Bombay province, our success has been greater than expected. यानी वो चुनाव में विजय पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं? अंबेडकर has been dropped out. यानी प्रसन्नता है कि अंबेडकर जी चुनाव हार गए। फिर मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, इसी पत्र में वो आगे लिखते हैं द सोशलिस्ट कंबाइंड विद अंबेडकर्स पार्टी एंड देयरबाय दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी अंबेडकर जी की पार्टी से जुड़कर उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई। और महत्वपूर्ण बात मैं ध्यान देना चाहूंगा सदन का, आगे वो कहते हैं बट अंबेडकर हैज कंबाइंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट। यानी वो कह रहे हैं अंबेडकर जी हिंदूवादियों के साथ आ गए थे। सर सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 to 37। मुझे लगता है शायद बहुत से बक्से जिनकी मांग की गई है वो इसीलिए हटा लिए गए हों कि हर बक्सा अंदर से बोलता हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होठ हिले तो न जाने कितनों के दिल डगमगाए। अब मैं एक विषय में लेना चाहूंगा, वो विषय है जो कि संविधान में सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया, वो विषय है सेकुलर। संविधान सभा में जब ये डिबेट हुई 15 नवंबर 1948 को, तो यह प्रस्ताव केटी शाह जी ने रखा कि सेकुलर शब्द इंक्लूड किया जाना चाहिए। मगर ये बात आई कि अगर सेकुलर वर्ड होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, माइनॉरिटी होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटी थियोक्रेटिक स्टेट में होती है, सेकुलर स्टेट में नहीं होती है। मगर इसके बावजूद उस विषय को आगे रखा गया और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, मैं सिर्फ कोट करता हूं। उन्होंने कहा मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट सर, आई रिग्रेट दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर केटी शाह एंड माय ऑब्जेक्शंस आर स्टेटेड ब्रीफली। और वो उन्होंने आगे जाकर इस प्रकार से रिकमेंडेशन किया। यानी बहुत साफ बात थी कि उन्होंने इस शब्द को रिजेक्ट किया। मगर डेमोक्रेसी के सबसे काले दौर में, जब सारा विपक्ष जेल में था, मानवाधिकार समाप्त हो चुके थे, तब संविधान की उद्देशिका, जिसे डॉक्टर साहब अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, उसमें चेंज किया गया। और फिर महोदय सिर्फ इतना ही नहीं रहा, जब से वो वर्ड आया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो इस देश में क्या हुआ कि पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि जब सुप्रीम कोर्ट और शरिया में यह लगा कि मतभेद है, तो इस देश की संसद ने
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शाहबानो केस में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी सेक्युलर देश में ऐसा कोई एक उदाहरण बता दे तो मैं अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं। फिर उसके बाद उपरांत महोदय इतना ही नहीं हुआ, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, मगर महोदय फिर वक्फ बोर्ड एक्ट आया जो यह कहता है कि कोई समय सीमा नहीं रहेगी। और सूरत नगर निगम पे दावा किस बात पे है कि मुगलों के जमाने में वो सराय थी, तिरुचिरापल्ली के तिरुचुनेरी मंदिर पे इस बात पे है कि काट के नवाब ने दे दिया था। यानी 200 साल 300 साल पहले के सरकारों के वो फरमान जो कि सरकारें किस हिसाब से मानती थी। फिर कम्युनल वायलेंस बिल आया। अब मैं सिर्फ संक्षेप में 10 बिंदु बोलना चाहता हूं। जो लोग आज कहते हैं इस संविधान में उन्होंने क्या किया, मदरसा बोर्ड आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सबको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। 4 पत्नी रखना, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, बालिका से विवाह करना, तलाकशुदा महिला को कोई मुआवजा न देना, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलरिज्म का शिकार करते हुए इसको पार्शियली शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया। अन्यथा कोई गैर मुस्लिम देश दिखा दे कि जिसमें किस प्रकार की बात हुई हो, कोई सेकुलर देश, 200 देश हैं, बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं वहां पर। मैं बताना चाहता हूं, कोई उदाहरण बताइएगा जिस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया हो। अब मैं बताना चाहता हूं, बड़े विद्वान लोग उधर बैठे हुए हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है 200 में सिर्फ 4 से 5 देश बताइएगा, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। और मैं ये बताना चाहता हूं, इतना ही नहीं था सर, संविधान का अपमान आप लोगों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं उन्होंने इसको मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया भारत के संविधान को। यह अपने आप में शर्मनाक बात है। शर्म उस समय आनी चाहिए थी जब इस तरह के परिवर्तन कर रहे थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मेरी बात गलत लगेगी तो मैं अपने बयान वापस ले लूंगा। सुनिए सर, वक्फ बोर्ड एक्ट में मुगलों के जमाने का फरमान को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त है। यह वो संविधान था, वो सरकारें थी जिनमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें जजिया का कॉन्सेप्ट था, जहां पे बादशाह गाजी की उपाधि लेते थे, सैकड़ों लोगों को मारकर। इवन अकबर ने भी गाजी की उपाधि दी है। यदि इस प्रकार की चीजों को तो मैं कहना चाहता हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं, जिम्मी और जजिया के फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता देना क्या शरिया को संविधान में लागू करना नहीं है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी के अलावा किसी का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आज मामला, सभापति महोदय, आज मामला मनुस्मृति बनाम संविधान का नहीं है। संविधान के बाबा साहब की पहचान और संविधान के ऊपर शरिया के निशान की है। और इसीलिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को सुधांशु त्रिवेदी जी के अलावा किसी का रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। कृपया आप शांत रहें। मगर मैं ये भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हम कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है, शांति से। अगर मुझे एक देश दिखा दीजिएगा जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो तब बात करिएगा। मैंने उदाहरण कोट किया। अब मैं बताना चाहता हूं महोदय, हम मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। आज ही उस्ताद जाकिर हुसैन का देहांत हुआ है, उन्हें पद्म भूषण दिया, अटल जी की सरकार ने पद्म विभूषण दिया, मोदी जी की सरकार ने 2023 में। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए आपको अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नजर नहीं आते? आज हमारे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि पॉलिटिकल क्लास में कोई उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुस्लिम हो जो बात करके दिखा दे। मैं उसे नहीं मानते। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया, आलम इस्लाम में बैतुल हिकमत के बाद से पिछले 700-800 सालों में उनसे बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ, पर उसको नहीं मानते। किसको मानते हैं? जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी। इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। यहां सोच कट्टरपंथी